हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों पर आधारित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें हम शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण क्या है शब्दावलियां, इनका अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इनको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। यदि आप पहली बार हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा तो आपसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस ज्ञान की प्राप्ति हो। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है, वहां मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इन सभी प्रक्रियाओं को लेकर। शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण। बात करें शस्त्रीकरण की, शस्त्रों को एकत्रित करना या जमा करना, यानी शस्त्रीकरण का साधारण शब्दों में हम इसका अर्थ को समझे तो इसका मतलब होता है हथियारों को एकत्रित करना और उन्हें जमा करना। और हमने शीत युद्ध के दौरान इस प्रक्रिया को भली भांति देखा था। शस्त्रीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है हथियारों को एकत्रित करता, शस्त्रों को एकत्रित करना यानी इकट्ठा करना और उन्हें जमा करना। और यह प्रक्रिया है जो शीत युद्ध के दौरान चरम पर थी। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, इन दोनों महाशक्तियों के मध्य हथियारों की जो होड़ है वो हमें देखने को मिली, और वही शस्त्रीकरण की एक प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि दोनों महाशक्तियां अपने अपने स्तर पर हथियारों को इकट्ठा कर रही थी और उन्हें जमा कर रही थी। तो शस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों और हथियारों को एकत्रित करना और उन्हें जमा करना, जबकि इनके विपरीत निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण है। ध्यान रखिएगा, शस्त्रीकरण के एकदम विपरीत निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण आर्म्स कंट्रोल है। अब हम निशस्त्रीकरण शब्दावली पर बात करें। निशस्त्रीकरण, डिजार्समेंट, निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ शारीरिक हिंसा के प्रयोग की समस्त भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का उन्मूलन, यानी शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त, चाहे भौतिक हो चाहे मानवीय साधन है, उनका उन्मूलन करना, उन्हें समाप्त करना। साथ ही हम समझे कि नाशकारी, विनाशकारी हथियारों, अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। यानी निशस्त्रीकरण का मतलब है हथियारों पर रोक लगाना तथा उन्हें नष्ट करना, यानी विनाशकारी हथियारों, अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। यह कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न खतरों को कम करना। यानी निशस्त्रीकरण जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है हथियारों के अस्तित्व और उसकी प्रकृति से उत्पन्न खतरों को कम करना, उन्हें नियंत्रित करना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। निशस्त्रीकरण अपने आप में एक संक्षिप्त अवधारणा है। हालांकि इसको अर्थ को लेकर विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। निशस्त्रीकरण यह है जो अवधारणा, यह वर्तमान समय को लेकर यानी वर्तमान मुद्दे पर बात करती है। अर्थात समझे तो निशस्त्रीकरण जो वर्तमान समय में जो उपलब्ध हथियार है, जो अस्त्र शस्त्र है, उनकी समाप्ति था उनके नियंत्रण पर बल देती है, न कि भविष्य के बारे में। निशस्त्रीकरण भविष्य के बारे में चिंता नहीं करता है, यह केवल वर्तमान समय में जो हथियार, जो शस्त्र, अस्त्र शस्त्र उपलब्ध है, उनको कंट्रोल करने पर बल देता है, न कि भविष्य में। यानी भविष्य के बारे में निशस्त्रीकरण की चिंता नहीं है, इसलिए इसे संक्षिप्त अवधारणा कहा जाता है। यानी निशस्त्रीकरण का लक्ष्य आवश्यक रूप से निरस्त कर देना नहीं है,
यानी पूर्ण रूप से समाप्त कर देना नहीं है, क्योंकि इसका लक्ष्य तो यह है कि जो हथियार इस समय यानी वर्तमान समय में उपस्थित है या उपलब्ध है उनको प्रभाव से घटा दिया जाए, प्रभावी रूप से उन्हें कम कर दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि निशस्त्रीकरण है जो भविष्य की अवधारणाओं पर बात नहीं करती है, भविष्य की शस्त्र नियंत्रण पर बात नहीं करती है, जबकि ये वर्तमान समय में हथियारों की जो होड़ है, जो हथियार है, उनको कम करने तथा उन्हें नियंत्रित करने पर बल देती है। इसलिए इसे संक्षिप्त अवधारणा भी कहा गया है। जबकि शस्त्र नियंत्रण है, आर्म्स कंट्रोल की जो अवधारणा है वो व्यापक अवधारणा है, क्योंकि शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा भविष्य के जो हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, उन्हें नियंत्रित करने, उन्हें सीमित करने पर बात करती है। निशस्त्रीकरण इससे हथियारों की सीमा निश्चित करने या उन पर नियंत्रण करने या उन्हें घटाने का विचार शामिल है, जिससे युद्ध व अशांति को कम किया जा सके। अब शस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया थी, शस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया थी वो क्या कर रही थी, वो अशांति और युद्ध को बढ़ावा दे रही थी। आपने शीत युद्ध के समय में देखा होगा किस प्रकार महाशक्तियां अपने अपने खेमों में बंटे हुए देशों को साथ में लेकर चरम सीमा पर पहुंच गई थी युद्ध की। वो शस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रही, हथियारों की होड़ को बढ़ावा दे रही थी। लेकिन इसके विपरीत जो शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया है उनसे क्या होता है, वो युद्ध को कम करते हैं तथा अशांति जो विश्व में व्याप्त है उसे कम करने पर बल देते हैं, हथियारों की रोक पर बल देते हैं, हथियारों को कम करने पर बल देते हैं। अब हम बात करते हैं शस्त्र नियंत्रण। शस्त्र आर्म्स कंट्रोल, इसका अर्थ होता है हथियारों के प्रसार को सीमित करना, और एक भविष्य उन्मुख अवधारणा है। यह एक व्यापक अवधारणा है जो भविष्य के शस्त्रों के नियंत्रण के संदर्भ में प्रयुक्त होती है, यानी भविष्य में जो शस्त्रों का किस प्रकार उत्पादन किया जाएगा उन्हें सीमित करने पर यह बात करती है। जबकि निशस्त्रीकरण है जो वर्तमान समय में जो हथियार है, जो उपलब्ध हथियार है, उनके कटौती तथा उनकी समाप्ति पर बल देती है। लेकिन शस्त्र नियंत्रण आर्म्स कंट्रोल की अवधारणा है वो भविष्य में शस्त्रों के नियंत्रण के संदर्भ में प्रयुक्त होती है, वहां उन्हें सीमित करने पर, उन्हें रोकने का प्रयत्न करती है। नेक्स्ट हम बात करें शस्त्र नियंत्रण की दिशा में विभिन्न राष्ट्र प्रेरित होकर अपने शस्त्र भंडारों में जो कमी कर रहे हैं, यानी शस्त्र नियंत्रण की दिशा में, आर्म्स कंट्रोल की दिशा में जो विश्व की विभिन्न राष्ट्र है वो प्रेरित होकर अपने शस्त्र भंडारों में जो कमी कर रहे हैं तथा अपने सैनिक व्यय में जो कमी कर रहे हैं, ये सब प्रयास निशस्त्रीकरण के अंतर्गत ही आते हैं। जो भी राष्ट्र युद्ध को रोकने के लिए प्रयास कर रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वे सभी प्रयास निशस्त्रीकरण के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। अब कुछ विद्वानों ने इसके बारे में क्या कथन कहा है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनिस क्लोड विद्वान आते हैं, वो कहते हैं कि शस्त्रों से राष्ट्र नेताओं को युद्ध में कूदने का प्रलोभन आ जाता है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार शस्त्रों की होड़ होती है, यानी शीत युद्ध के दौरान जिन शस्त्रों यानी हथियारों की जो होड़ हुई थी उनसे क्या हुआ, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के जो नेता थे वो युद्ध में कूदने के लिए तैयार हो गए थे। इनिस क्लोड कहते हैं कि शस्त्रों से राष्ट्र नेताओं को युद्ध में कूदने का प्रलोभन हो जाता है, वो युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब उनके पास शस्त्रों की होड़ जमा हो जाती है, जब उनके पास हथियारों का जखीरा जमा हो जाता है, तो वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये बात इनिस क्लोड कहते हैं अपने विचारों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट विद्वान आते हैं हेडली बुल। हेडली बुल क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि शस्त्रों की होड़ स्वयं में ही तनाव की अभिव्यक्ति है, यानी शस्त्रों की जो होड़ है, जिस प्रकार शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों में जो शस्त्रों की होड़ देखने को मिली, वो अपने आप में क्या है, तनाव की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार ये परिभाषा देते हैं कि शस्त्रों की होड़ स्वयं में ही तनाव की अभिव्यक्ति है, हेडली बुल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं वैज्ञानिक व दार्शनिक आइंस्टीन क्या कहते हैं। आइंस्टीन का क्या विचार था, उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध यदि परमाणु हथियारों से लड़ा गया तो मानव सभ्यता जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी और उसके बाद कोई भी आगामी युद्ध पत्थरों और लाठियों से ही लड़ा जाएगा। यानी आइंस्टीन ने भी अपने विचार व्यक्त किए थे। आइंस्टीन ने भी शस्त्रीकरण की जो प्रक्रिया थी, शस्त्र नियंत्रण को लेकर, शस्त्र निशस्त्रीकरण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार परमाणु युद्धों से जो प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, उस प्रकार कहीं तीसरा विश्व युद्ध न लड़ा जाए,
उसके ऊपर उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध यदि परमाणु हथियारों से लड़ा गया तो मानव सभ्यता जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो आगामी कोई युद्ध होगा वह पत्थरों और लाठियों से ही लड़ा जाएगा, न कि परमाणु हथियारों से। यह बात आइंस्टीन कह रहे हैं, इनका यह प्रसिद्ध कथन है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब क्विंसी राइट आते हैं, वो निशस्त्रीकरण के आलोचक भी बन जाते हैं। वो कहते हैं कि निशस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी। अब वो कह रहे हैं कि डिटाचमेंट जो प्रक्रिया है उससे युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी, क्योंकि युद्ध की संभावना उस समय तक अधिक रहती है जब राज्यों के पास शस्त्र कम हो। यानी क्विंसी राइट कहते हैं कि जब राष्ट्रों के पास, राज्यों के पास हथियार कम होंगे तो ऑटोमेटिक युद्ध की संभावना अधिक हो जाएगी। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि निशस्त्रीकरण से संभवतः युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी, क्योंकि युद्ध की संभावना उस समय अधिक हो जाती है जब राष्ट्रों के पास, राज्यों के पास शस्त्र यानी हथियार कम होते हैं। यदि उनके पास हथियार अधिक होंगे, हथियारों का जखीरा होगा तो उनके मध्य युद्ध की आशंका वो सबसे कम होगी। ये बात क्विंसी राइट कहते हैं। अब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारी नजर रहेगी। विश्व में होने वाले विनाशकारी युद्धों के पीछे राष्ट्रों में शस्त्रीकरण की होड़ एक प्रमुख कारण रही है। यानी विश्व में होने वाले विनाशकारी युद्धों के पीछे राष्ट्रों में शस्त्रीकरण की होड़ एक प्रमुख कारण रही है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, महायुद्ध शस्त्रीकरण के फलस्वरूप राष्ट्रों द्वारा शक्ति संतुलन की सीमा लांघ जाने की प्रक्रिया या उससे जुड़े हुए भय के कारण ही भड़क उठे थे। कहने का मतलब यह है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है वो शस्त्रीकरण की होड़ के कारण ही हुए थे। इनके कारण ही ये संपन्न हुए थे, क्योंकि इन राष्ट्रों ने शक्ति संतुलन की जो सीमा थी उसे पार कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने जर्मनी और उसके मित्र देशों को विसैन्यीकृत करके उनकी सैन्य शक्ति तथा शस्त्रीकरण की सामर्थ्य को परिसीमित कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद एक सम्मेलन बुलाया गया, पेरिस शांति सम्मेलन जिसे कहा जाता है। उसमें मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों शामिल हुए। मित्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने जर्मनी और उसके मित्र देशों को विसैन्यीकृत करके उनकी सैन्य शक्ति, उनकी जो सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया थी, शस्त्रीकरण की, हथियारों की होड़ की प्रक्रिया थी, उनके सामर्थ्य को परिसीमित किया, नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन इससे यूरोप के देशों में शस्त्रीकरण की होड़ कम नहीं हुई। यानी हथियारों की होड़ है जो पेरिस शांति सम्मेलन के बाद भी कम नहीं हुई। सन 1920 से 1937 के मध्य अनेक सम्मेलनों द्वारा विश्व की प्रमुख शक्तियों ने निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ निर्णय लिए, जिनका कारगर साबित न होना द्वितीय विश्व युद्ध को भड़काने का प्रमुख कारण बना। यानी जिस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लेकिन इनके बावजूद भी विश्व स्तर पर द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में कामयाब नहीं हो सके। ये जो संगठन है, ये सम्मेलन है, ये द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इनके पीछे भी कई कारण उत्तरदायी थे। नेक्स्ट बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बावजूद विश्व का साम्यवादी और गैर साम्यवादी खेमों में बढ़ जाना भी निशस्त्रीकरण का घोर शत्रु साबित हुआ। जब द्वितीय विश्व समाप्त हो गया, उसके बाद भी विश्व दो खेमों में बढ़ गया था, यानी द्विध्रुवीय विश्व हो गया था। एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी और दूसरी तरफ साम्यवादी का समर्थक सोवियत संघ था। इनके मध्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे और वो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो इनके मध्य आ गया था। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों परमाणु शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को पीछे धकेलने की नियति से अधिकाधिक परमाणु शस्त्र जमा करने लगे। यानी शीत युद्ध के समय सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही हथियारों की होड़ बढ़ाने लगी, वे हथियारों को जमा करने लगी। बाद में ब्रिटेन, चीन और फ्रांस भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए। विश्व स्तर पर शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया और शस्त्र नियंत्रण की प्रक्रिया को लेकर
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी अनेक प्रयास हुए, हालांकि वे प्रयास भी, कुछ प्रयास कामयाब हुए हैं, कुछ प्रयास नाकामयाब भी रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को लेकर क्या प्रयास किए गए, कितने प्रयास सफल हुए और कितने प्रयास असफल हुए, उनके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो सीरीज में करेंगे। टू द पॉइंट, एग्जाम की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उन सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया और शस्त्र नियंत्रण की प्रक्रिया को लेकर जो प्रयास हुए, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करेंगे। अब निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों है, इसके कारण क्या है, यानी डिटैचमेंट की आवश्यकता क्यों है और इसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों को हम सर्वप्रथम देखेंगे। शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना बढ़ रही थी, यानी शस्त्रीकरण के होड़ से, हथियारों के होड़ से जो युद्ध की संभावना बढ़ रही थी, उसको लेकर निशस्त्रीकरण की आवश्यकता थी। दूसरे नंबर हम बात करें, शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव का उत्पन्न होना, जो अंतर्राष्ट्रीय अशांति फैल रही थी, उसको लेकर निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। नेक्स्ट हम बात करें, शस्त्रीकरण पर असीमित का जो खर्चा हो रहा था, जो असीमित धन राशि खर्च हो रही थी, उससे जन कल्याण कार्यों की उपेक्षा हो रही थी, यानी हथियारों की होड़ पर जो धन राशि खर्च की जा रही थी, उससे जन कल्याणकारी जो कार्य हो प्रभावित हो रहे थे। चौथा कारण यह भी उत्तरदायी है, शस्त्रोकरण के कारण नैतिकता के खिलाफ है, यानी जो हथियारों की होड़ है, जो युद्ध है, वो एक नैतिकता के खिलाफ है, इसलिए भी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। पांचवा पॉइंट यह है कि शस्त्रीकरण से अन्य देशों में हस्तक्षेप होता है, जो वहां की संप्रभुता के खिलाफ है। छठा पॉइंट है, शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है, यानी शस्त्रीकरण की प्रक्रिया से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है, क्योंकि राष्ट्र है, महाशक्तियां हैं, वो अपना धन है जो हथियारों की होड़, हथियारों को इकट्ठा करने पर लगा देती है। सातवां पॉइंट है कि शस्त्रीकरण की प्रक्रिया से मानवीय और पर्यावरणीय सुरक्षा के खिलाफ है। जब हथियारों की होड़ होगी, जब परमाणु युद्ध होगा, जब परमाणु हथियारों इकट्ठे किए जाएंगे, तो इससे जो रासायनिक किरणें हैं, वो मानवीय और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों के खिलाफ होगी। तो ये सभी कारण है जो निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देते हैं, निशस्त्री आवश्यकता को लेकर प्रयास किए गए हैं। उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।